पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है, उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। 2025 की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंडिया जैसी ताकतवर कंट्री को, जिसने पूरी दुनिया में इज्जत और इतिहास कमाया, आज उसी इंडिया को उसकी खुद की सरकार ने। इतिहास क्या कमाया भाई? तुम्हारा तो इतिहास कोई मुसलमान आके मार रहा है, कभी क्रिश्चियन आके चढ़ रहा है। तुम्हारा तो इतिहास गुलामों का है भाई, पर्शियन के भी गुलाम थे। इतिहास में मेरे को अगर कोई हिंदू, कोई लंड भक्त है तो वो मुझे समझा सकता है कि तुम्हारे इतिहास में है क्या भाई, जिसको तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो। ग्लोबल स्टेज पर कमजोर बना दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी सबसे पावरफुल कुर्सी पर आज पाकिस्तान बैठा है, और इंडिया, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने हर स्पीच में विश्व गुरु बताया, आज उस टेबल के भी बाहर है, पावरलेस, साइडलाइंड और अपने नैरेटिव तक को नहीं रख पा रहा। यह किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि खुद मोदी सरकार की लगातार चल रही गलत फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। पाकिस्तान, जिसे हर मंच पर आइसोलेट करने की बात होती थी, आज वो यूएनएससी की एजेंडा सेटिंग पावर लेकर सीधे इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चला रहा है। इसी सेशन में वो कश्मीर और इजराइल फिलिस्तीन का विवाद भी उठा सकता है। इसी बहाने पाकिस्तान कश्मीर पर अपना एजेंडा चला सकता है। वो कह सकता है कि कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है, इसी वजह से वहां पहलगाम का हमला हुआ। आप नोट करो, सारे इंडिया के सारे यूट्यूबर्स का, चाहे गोदी मीडिया हो या नहीं हो, ये एक साइड पे बोलते कि इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है, ओके। उसके बाद गोदी अखबार के और गोदी न्यूज़ की वीडियोस अपने उसमें कोट कर रहे होते वीडियोस में, और अपने आप को बोलते कि हम गोदी सेटअप से नहीं है, हम लंड वक्त नहीं है। तो ये भी एक मतलब दिमाग के बिल्कुल गिरे हुए लोग हैं। मैंने आपको कहा है ना कि हिंदू 2 तरह का, एक गाय का मूत्र पीता है, एक गाय का गोबर खाता है। जो गोदी मीडिया बोलता है वो गोबर खाने वाला है, और आपको पता है वैसे तो आम हिंदू मूत्र पीने वाला ही होता है। इसी बहाने पाकिस्तान को गाजा के नाम पर भी अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगले 1 महीने के लिए यूएनएससी में भारत की डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होगी। भारत इस काउंसिल में अंदर नहीं, बाहर है। यही आज की सच्चाई। इंडिया डिजर्व्स रिस्पेक्ट, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की नाकामी ने हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्पेक्टेटर बना दिया है। आज की वीडियो में हम फैक्ट बाय फैक्ट दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे बड़े फोरम्स में इंडिया की लीडरशिप कैसे गिरती जा रही है, और वो अमेरिका, जिसे मोदी सरकार ने दोस्ती की मिसाल बताया, कैसे आज ट्रेड और डिप्लोमेसी में इंडिया को पीछे ढकेल रहा है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। मोदी सरकार ने हर साल यूएन में स्पीचेस दी, परमानेंट सीट का सपना दिखाया। जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे। पहली बात तो मुझे कोई बताए कि ये मजबूत कब से हो गए थे हिंदू, किस दौर में? वो दुनिया की स्टार्ट होने से अब तक, आज के दिन तक, किस दौर में हिंदू स्ट्रॉन्ग था, वो मुझे कोई लिख के बता दे भाई। तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 2022 के बाद से इंडिया यूएनएससी की मेंबर लिस्ट तक में नहीं है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट बनकर यूएन का एजेंडा सेट कर रहा है, और इंडिया सिर्फ हेल्पलेसली देख रहा है कि उसका मुद्दा दुनिया के सामने पाकिस्तान के नैरेटिव में खो रहा है। यूएनएससी की जुलाई मीटिंग्स में पाकिस्तान ने अपने पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर और फिलिस्तीन को टॉप एजेंडा बना दिया। इंडिया की पूरी एनर्जी अब सिर्फ सफाई देने, डैमेज कंट्रोल और अपने नैरेटिव को बचाने में खर्च हो रही है। कोई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मोदी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। मोदी गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का ऐलान किया था। देश में इसे बहुत बोल्ड और नेशनलिस्ट मूव बताया गया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. लेकिन बाहर क्या हुआ?
पाकिस्तान तुरंत वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया और वहां इंडिया के यूनिलैटरल एक्शन को ओपनली चैलेंज किया। वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट में लिखा गया कि इंडियाज यूनिलैटरल एक्शन इज अंडर स्क्रूटनी एट द इंटरनेशनल लेवल। एक भी बड़ा अलाई इंडिया के साथ नहीं आया। ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया अकेला पड़ गया और पाकिस्तान ने इसका पूरा डिप्लोमेटिक फायदा उठाया। मई 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, लेकिन वर्ल्ड रिएक्शन कोल्ड रहा। इजराइल को छोड़कर किसी भी बड़े देश ने इंडिया का साथ नहीं दिया। फ्रांस, यूके, जापान, चाइना सबने वही पुरानी लाइन दोहराई। इजराइल का साथ इंडिया का देना ऐसी है, भूखे ने भूखे की गांड मार दी। ये बस इतना ही बोलूंगा मैं। रिस्ट्रेन एंड डायलॉग। अमेरिका जिसे मोदी सरकार स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहती थी, उसने उल्टा सीज फायर और मेडिएशन ऑफर कर दी। यानी 75 साल की फॉरेन पॉलिसी की धज्जी अभी भी ये गलत है। मतलब इनको हजम नहीं हो रहा या इनको बताइए गलत गया या नॉर्थ कोरिया बन गया है कि तुम लोग गए हो अमेरिका के पास कि भाई पाकिस्तान को रोको। उड़ गई, जहां इंडिया हमेशा थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट करता आया था। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. US President Donald Trump was referring to having defused the escalating conflict between India and Pakistan in early May. गल्फ कंट्रीज ने भी पाकिस्तान के फेवर में वीजा रूल सॉफ्ट कर दिए। रशिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर ली। इंडिया को कहीं से भी रियल डिप्लोमेटिक बैकअप नहीं मिला। मोदी गवर्नमेंट सिर्फ स्लोगन्स और डोमेस्टिक हेडलाइंस में लगी रही। ग्राउंड पर इंडिया पूरी तरह आइसोलेट रहा। यह इंसल्ट इंडिया की नहीं बल्कि उस गवर्नमेंट की है जिसने फॉरेन पॉलिसी को पीआर इवेंट बना दिया है, और जब रियलिटी टेस्ट आता है तो इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर जीरो दिखाई देती है। 2025 की सच्चाई यही है। इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया अपने दम पर नहीं, सिर्फ स्लोगन्स के भरोसे रह गया है। मोदी गवर्नमेंट ने ब्रिक्स को हमेशा इंडिया के लिए गेम चेंजर की तरह पेश किया। बोलते रहे कि अब इंडिया वेस्ट के दबाव से आजाद हो जाएगा, अब असली ग्लोबल बैलेंस इंडिया के हाथ में है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ब्रिक्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बिखर चुका है। ब्रिक्स इस साल 11 देशों का ग्रुप बन चुका है, लेकिन मेंबर्स के अंदर यूनिटी ही नहीं बची है। अप्रैल 2025 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। वहां हालात इतने खराब थे कि एक बेसिक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी नहीं बन पाया। हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी लड़ाई, अपने अपने हित साधने में लगी रही। कोई चाइना का एजेंडा चला रहा था, कोई रशिया की तरफ खिंच गया था, बाकी सब सिंबॉलिक दिखावे में लगे रहे। इंडिया जो कभी खुद को लीडरशिप में देखना चाहता था, उसको बार बार किनारे कर दिया गया। ब्रिक्स का असली मकसद क्या था? वेस्ट के इकोनॉमिक कंट्रोल को चैलेंज करना, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। मोदी गवर्नमेंट ने बार बार स्पीचेस में इसी बात का प्रचार किया, लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिक्स की कोई कॉमन करेंसी ग्राउंड पर नहीं दिख रही। ना कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम सेट हो पाया, ना कोई बड़ा कलेक्टिव एक्शन बन पाया। हर बड़ा डिसीजन बस डिस्कशंस या पेपर में रह गया, एग्जीक्यूशन जीरो रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने इस हालत को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ब्रिक्स अब सिर्फ नाम का ग्रुप है, असली इफेक्ट खत्म हो गया है। इंडिया की लीडरशिप की बात हो या ग्रुप की यूनिटी, दोनों ख्वाब ही रह गए। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के लिए लॉस ही बना। जून 2025 में डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ मीटिंग में इंडिया ने साफ साफ कहा कि टेररिज्म पर एक्शन के बिना इंडिया किसी भी जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इंडिया की डिमांड को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। India's Defence Minister Rajnath Singh has in fact taken on Pakistan at the SCO summit that was held in China. Rajnath Singh highlighted about India's concerns about cross-border terrorism and also exhorted the SCO member states to take a principled stand in condemning the acts of terror. Launching a scathing attack on Pakistan, Rajnath Singh said that some countries use cross-border terror as an instrument of state policy and they provide shelters to terrorists. He also refused to sign the SCO joint declaration, which would have diluted India's stance on terror. Listen, officially it's about running video editor, not just thinking about it, then you need to pay attention. Because after September... फाइनल स्टेटमेंट में इंडिया की बात का कोई मेंशन नहीं आया। इंडिया को सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट में अपनी नाराजगी दिखाने का मौका मिला, लेकिन ग्रुप में कोई असली समर्थन नहीं मिला। एससीओ की मीटिंग्स में अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक बातों को खास तवज्जो नहीं दी जाती। चाइना रशिया की डोमिनेंस है, सेंट्रल एशिया के देशों के अपने इश्यूज हैं।
और इंडिया सिर्फ एक नाम है, डिसीजन मेकर नहीं। 2025 में जिस अमेरिका को मोदी सरकार ने हर जगह इंडिया का बेस्ट फ्रेंड और नेचुरल अलाई बताया, उसी ने इंडिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए। मोदी गवर्नमेंट स्पीचेस में कहती रही कि यूएस इंडिया रिलेशंस हिस्टोरिक हाई पर हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। साल की शुरुआत में ही ट्रंप सरकार ने इंडिया के लिए साफ मैसेज भेज दिया, अब बिजनेस आसान नहीं होगा। India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not be treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. स्टील, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर जैसे बड़े इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने 26% तक के भारी टैरिफ्स लगा दिए। व्हाइट हाउस की तरफ से सीधा बयान आया, इंडिया मस्ट ओपन इट्स मार्केट एंड रिड्यूस बैरियर्स। यानी अमेरिका ने खुलकर अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा और इंडिया को मजबूरी में रूल्स मानने पड़े। यहां भी मोदी गवर्नमेंट सिर्फ देखती ही रह गई। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ आता है इंडो पाक क्राइसिस के टाइम। इंडिया ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया। पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका खुलकर इंडिया के साथ खड़ा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड था। व्हाइट हाउस से बयान आया, It's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quick. अमेरिका ने ओपनली इंडिया पर सीज फायर के लिए जोर डाला और ये साफ हो गया कि मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सारी बातें स्पीचेस तक ही थी। मोदी गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि इंडिया किसी एक ब्लॉक में नहीं जाएगा, सबके साथ रिश्ते बनाएगा। लेकिन 2025 में ये साफ हो गया कि ना अमेरिका दोस्त है कि 2025 में ये साबित हो गया कि इंडिया को कोई ब्लॉक नहीं रखना चाह रहा है। आप नोट करो, हर जगह से जलील होकर निकल रहे। तो असल अगर कोई अलग थलग इस पूरी दुनिया ग्लोबल मैप पे अगर कोई हुआ है ना, वो इंडिया है भाई। सब कंट्रीज ने अपने अपने खेमे चूज कर लिए, अपना अपना ग्रुप या अपनी अपनी टीम चूज करी हुई है और क्लियर करी हुई है। ये इंडिया व्हाइट पे पेंदे का लोटा है, ये बोल रहा है मेरे को रखो। वो नहीं एक मीम टेम्पलेट था ये, फिर हेरा फेरी का, मुझे तो अंदर लो। तो इंडिया इस टाइम वही वाला बना हुआ है, मुझे तो अंदर लो, लेकिन इसको कोई ले नहीं रहा। ना रशिया, ना चाइना, ना गल्फ। तो अब सवाल यह है कि इन सारी डिप्लोमेटिक नाकामियों का असली असर इंडिया पर क्या पड़ा? सबसे पहली चीज जो बदली वो थी इंडिया की क्रेडिबिलिटी। अब जब दुनिया के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस डील्स या टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंडिया को उतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा जितना खुद मोदी सरकार ने बार बार दावा किया था। जब अलाइज और पार्टनर्स मुसीबत के समय आपके साथ नहीं खड़े होते, तो बाकी देश भी आपके साथ लंबी प्लानिंग करने से बचने लगते हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया की आवाज को अब उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि कई जरूरी डील्स में इंडिया के लिए शर्तें और भी सख्त हो गई हैं। सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक ट्रांसफर, हर फील्ड में इंडिया को ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हर देश अपनी मर्जी के हिसाब से टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। डिफेंस सेक्टर्स में तो और सीधा असर पड़ा है। जहां पहले इंडिया के पास बार्गेनिंग पावर थी, अब हर बात के लिए ज्यादा नेगोशिएशन करनी पड़ रही है। इंडिया की रीजनल लीडरशिप पर भी सीधा असर पड़ा है। साउथ एशिया के कई छोटे देशों ने अब इंडिया को गेट कीपर की तरह नहीं, बल्कि एक कॉम्पिटिटर की तरह देखना शुरू कर दिया है। कभी जो नेबर्स इंडिया के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन कर जाते थे, अब वो खुद ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। कई बार चाइना, कई बार गल्फ और कई बार वेस्ट। इसका सीधा मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी, वाटर शेयरिंग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हर लेवल पर इंडिया की इन्फ्लुएंस कम हो रही है। सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि स्पीचेस और ग्लोबल इवेंट्स से हेडलाइंस तो बनती है, लेकिन असली डिप्लोमेसी तब दिखती है जब मुश्किल वक्त में दोस्त, पार्टनर और अलाइज आपके साथ खड़े रहते हैं। मोदी सरकार ने तुम लोग अपने दोस्तों से गिला कर रहे, तुम किस दोस्त के साथ खड़े हो गए? रशिया के साथ खड़े हुए, ओपनली नहीं हुए। ईरान के साथ खड़े हुए, ओपनली नहीं हुए। ये जो दो वो बता रहा हूँ, बिल्कुल आप भी समझ जाओगे, और जो देखने वाले जो नॉर्मल मतलब लोग हैं जो इतनी जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं रखते, वो भी समझ जाएंगे कि इन दो के साथ इन्होंने क्या करा। ये भी नहीं खड़े हुए। तो जब तुम्हारे ये हालात होंगे तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हें फिर पाकिस्तान अकेला ही जूते मारेगा।
विदेश नीति को पब्लिक स्टंट बना दिया और उसका नतीजा ये है कि इंडिया आज ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ सिंबॉलिक प्लेयर बनकर रह गया है। अब वक्त है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रियल स्ट्रेटेजी, रियल पार्टनरशिप और रियल अकाउंटेबिलिटी आए। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया को असली ग्लोबल रिस्पेक्ट मिले, नॉट जस्ट PR एंड स्लोगन्स, तो इस वीडियो को आगे शेयर इस करें। वीडियो को नहीं, उस कंजर के बच्चे को, राम को निकालो, तो तुम आगे बच जाओगे।